नेपाल में टीवी चैनल्स और अखबार के दफ्तर को जला दिया गया है। नेपाल में मंत्री की सड़कों पर पिटाई हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर की, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला के मार दिया गया है। कहा जा रहा है कि नेपाल का प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा देकर फरार हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने सेना को कहा कि युवाओं पर गोली चलाइए, सेना ने मना कर दिया। उसके बाद भीड़ बेकाबू होती गई। कहा जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से कम 20 से ज़्यादा युवाओं की मौत हुई है गोली लगने से। लेकिन इस आंदोलन के मायने क्या है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इससे पहले श्रीलंका में इसी तरह के हालात बने थे, बांग्लादेश में इसी तरह के हालात बने थे, पाकिस्तान में अपदस्थ किया गया था। ऐसे में भारत की भूमिका क्या है? अखिलेश यादव ने भारत की भूमिका को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये वो तमाम खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो सोचिए किस तरह से, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरह से नेपाल में बुरे हालात हैं और नेपाल में लगातार लोग सड़कों पर हैं, हालात बुरे हैं और वहाँ के मीडिया हाउस को जला दिया गया है। युवा सड़कों पर हैं, जेड इसको कहा गया है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो हैं, जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, वो सड़कों पर हैं। नेपाल में हमेशा से राजतंत्र रहा है। मनीषा कोइराला ने इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। भारत में भी लोग लिख रहे हैं, तो मैं एक एक करके विश्लेषण करूंगा। लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा मीडिया के खिलाफ है। दरअसल नेपाल में मीडिया जो है वो सरकार का भोंपू बन गया था। वो बेरोजगारी, नौकरी, युवाओं की बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा था। मीडिया खुद सरकार से मोटा माल ले रहा था, लेकिन वो सरकार का गुणगान कर रहा था। जनता तरस थी, लोग नाराज थे, बेरोजगारी थी, सड़कों पर भीड़ थी। इसी बीच सरकार ने क्या किया कि चीनी कंपनी टिकटॉक से, कोहली की सरकार ने चीनी कंपनी टिकटॉक से मोटा घूस लिया, चंदा लिया, और जितने जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उस सबको बंद कर दिया। फेसबुक बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया, एक्स बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद कर दिया, लिंक्डइन बंद कर दिया। और इस वजह से गुस्सा जो है वो और भड़का। तो सोचिए कहीं ना कहीं इसकी तह में जाएंगे तो मीडिया की गलती है, क्योंकि मीडिया का काम था सरकार से जनता को कनेक्ट करना, जनता की समस्याओं को बताना। लेकिन नेपाल की मीडिया ने ये काम बिल्कुल नहीं किया, और उसके बाद लोग पहले से ही नाराज थे, मीडिया से नाराज थे। उसके बाद सरकार ने सबसे आग में घी डाल दिया कि उसने तमाम सोशल साइट्स को बंद कर दिया, जिसके बाद युवा सड़कों पर उतर गए, 20 युवा मारे गए। उसके बाद गुस्सा जो है और भड़क गया। नतीजा ये हुआ कि वहां की जो सबसे बड़ा टेलीविजन चैनल है उसके दफ्तर को जला दिया गया है। उसके बाद ओली का इस्तीफा की बात हुई। ओली के बारे में कहा जा रहा है कि वो दुबई भाग गए हैं, और वहां की सेना ने वहां की आम जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। शुरुआत में पुलिस ने गोलीबारी की जिसमें 19 लोगों की मौत हुई है। तो इसके पीछे जो जानकार हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो लिख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत चरम पर थी, सरकार लोगों की सुन नहीं रही थी, और सबसे बड़ी बात मीडिया जो है वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा था। मीडिया कहीं ना कहीं, जिसको गोदी मीडिया का टर्म है, मतलब जो सरकार के हाँ में हाँ मिलाए और जो जनता के दुख तकलीफ को न बताए, वो मीडिया बन गया था। और इसलिए लोगों में गुस्सा था। लोग अपना गुस्सा घरों में बैठकर निकालते थे। वो सोशल मीडिया साइट्स पर लिखते थे, एक्स पर लिखते थे, यूट्यूब पर लिखते थे, दिखाते थे। लेकिन जैसे ही इसको बंद किया गया, लोगों को लगा कि ये गलत है और वो सड़कों पर निकल आए। नतीजा आप सबके सामने है। वहां आगजनी है, काठमांडू जल रहा है, पोखरा जो पर्यटन स्थल है वो जल रहा है। काठमांडू में संसद भवन में आग लगा दिया गया है, राष्ट्रपति भवन को फूंक दिया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की आग लगाकर हत्या कर दी गई है। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर जो वहां का वित्त मंत्री है, उसको सड़कों पर दौड़ा के पीटा गया है। तो इस तरह के बुरे हालात हैं। लेकिन सोचिए इसमें उन लोगों को मौका मिल गया है जो वहां डेमोक्रेसी के पक्षधर नहीं थे। नेपाल में लंबे समय तक राजतंत्र रहा है
और राजतंत्र लोकतंत्र से बहुत ही खराब होता है। उसमें भ्रष्टाचार के आलम का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो आप धरना प्रदर्शन भी लोकतंत्र में कर सकते हैं, लेकिन राजतंत्र में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ लोकतंत्र अगर खत्म होता है तो लोकतंत्र बहाल हो, ये तो नेपाल के पक्ष में है। लेकिन अगर राजतंत्र की वापसी होती है तो आप समझिए कि ये बहुत ही मुश्किल बात होगी और ये अच्छा नहीं है। खैर, श्रीलंका में लोकतंत्र की वापसी हुई है, बांग्लादेश में भी लोकतंत्र की वापसी हुई है, पाकिस्तान में भी चुनी हुई सरकार है। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र अगर है तो आप विरोध कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हिंसा जो है, जो आगजनी की जा रही है, हिंसा की जा रही है, वो कहीं से ठीक नहीं है और वो वहां की नस्लों के लिए ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है। अब भारत के लिहाज से बात करें तो भारत के लिए एक चिंता का सबब है कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क है वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम कमजोर हो रहा है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया है कि ऐसे में भारत की बड़ी जिम्मेदारी है कि जो आसपास के लोकतंत्र है उसको सुरक्षित रखा जाए, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए भारत पहल करे। जब तक श्रीलंका भारत के टच में था, नेपाल भारत के टच में था, यहाँ तक कि बांग्लादेश से भारत के सौहार्दपूर्ण अच्छे संबंध थे, तब तक लोकतंत्र वहां फल फूल रहा था। लेकिन सोचिए किस तरह से वहां राजतंत्र बैठाने की कोशिश हुई, सोचिए। लेकिन राजतंत्र में ये स्पेस भी आपके लिए खत्म हो जाता है। तो राजतंत्र को किसी भी कीमत पर जस्टिफाई आप नहीं कर सकते हैं। अगर नेपाल में लोकतंत्र नहीं होता तो आप विरोध प्रदर्शन भी नहीं करते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो मीडिया की है। जैसे ही मीडिया लोकतंत्र को कमजोर करने लगता है, सत्ता की भाषा में बात करने लगता है, सत्ता की चापलूसी करने लगता है, वो लोग इसी तरह से लोकतंत्र के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता है। सरकार के, ये लोकतंत्र के प्रति गुस्सा नहीं है, ये ओली सरकार के प्रति गुस्सा है जो लोग सड़कों पर बयां कर रहे हैं। तो ये भारत के सरहद पर जिस तरह के तनाव हैं, लगातार श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब नेपाल, ये तमाम देश जब तक भारत के टच में थे, लोकतंत्र पर चल रहे थे, तब तक बेहतर हालात थे। जैसे ही ये डिक्टेटरशिप की बढ़े, इस तरह की खराब हालत हुई है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोकतंत्र बहुत बेहतर तरीका है, बहुत बेहतर तंत्र है और भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। लेकिन अगर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, नेपाल में जो कमजोर हुआ उसकी वजह थी मीडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मीडिया पर गुस्सा फूटा और ये विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ जब मीडिया पर पहले से ही टीवी अखबार में सरकार की प्रशंसा थी, सरकार के कामों की तारीफ थी। लोग अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए कह रहे थे, एक्स के जरिए, ट्विटर के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए। एकाएक सरकार ने इस आलोचना के रास्ते को भी बंद कर दिया और उन्होंने सबको एक साथ बैन कर दिया। उसके बाद युवाओं को सब्र का बांध टूट गया और वो सड़कों पर निकल आए। लेकिन सड़कों पर जो हुआ वो चिंताजनक है, अफसोसजनक है। 20 से ज्यादा युवाओं की मौत हुई है, वो भी अफसोसजनक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी मुल्क में डेमोक्रेसी तब कमजोर होता है जब वहां की मीडिया, जो टीवी अखबार है, वो जनता के सरोकार से अलग हटकर सरकार का प्रवक्ता बन जाए। ये सबसे बड़ी वजह है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र वही मजबूत होगा जहां डेमोक्रेसी वही मजबूत होगा जहां मीडिया स्वतंत्र होगा, मीडिया ईमानदारी से काम करेगा, जहां का जो ऐसे लोग जो रिस्क लेकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो जहां की सिविल सोसाइटी ईमानदार होगी और वो सत्ता से सवाल पूछे जाएंगे। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर को भी जलाने की कोशिश हुई है नेपाल में। तो संसद हो, राष्ट्रपति भवन हो, मीडिया हाउसेस हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब आगजनी के शिकार हो रहे हैं। लेकिन नेपाल में जो हालात खराब हुए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह वहां की मीडिया है, क्योंकि वो सरकार के साथ थी और सोशल मीडिया को सरकार ने बैन कर दिया था। इसके बाद युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मेरे हिसाब से लोकतंत्र में सबसे ज्यादा भूमिका मीडिया की है। अगर मीडिया न्यूट्रल, ईमानदार और जनता का पक्षधर हो, सरकार से सवाल पूछे, वहां की सरकारें अच्छा काम करती हैं और वहां लोकतंत्र और मजबूत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।